हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो भाई, बड़े दिनों के बाद बीते बिसरों को याद। ठीक है, मैडम की चिट्ठी आई है। ठीक है, चलो। सो सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलूँ मैं। सो इतने दिन से सोशियोलॉजी का लेक्चर नहीं हुआ, बट कोई नहीं, जितना सिलेबस अपना बचा है और जितनी दूर पेपर हमारा है, तो अगर हम कछुए की रफ्तार से भी चलेंगे तो भी कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो बस आपका काम इतना है कि मुझे पिंग करते रहना है कि मैम कराओ कराओ कराओ, ताकि मेरे ऊपर एक प्रेशर बना रहे। लेकिन इतना भी पिंग नहीं करना है कि प्रेशर में फट जाऊं मैं, प्रेशर कुकर का प्रेशर बढ़ जाए। ठीक है, तो हम लोग जो जितने भी लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, बेटा मेरा नाम रमा शर्मा है। मैं आपको आज हाल फिलहाल में आप लोग मुझे अनअकैडमी पर देखते होंगे, अनअकैडमी के यूट्यूब पर देखते होंगे। ठीक है, तो यही जो है 5 घंटे मेरे ले लेते हैं क्लासेस के। अनअकैडमी पे मेरी दिन में 4 क्लासेस चलती हैं, यूट्यूब पे चलती है बेटा एक क्लास, मंडे टू फ्राइडे ये चलती है। और ये डेली 4 क्लासेस चलती हैं, और मंडे सैटरडे संडे को ये क्लास 5-5 हो जाती है। ठीक है, और फिर उसकी तैयारी और वो सब करने में थोड़ा समय जो है व्यतीत हो जाता है, वैसे फिर घर परिवार भी है, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा टाइम नहीं लग पा रहा था। बट अब मैंने थोड़ा प्लान किया है कि हाँ, टाइम निकालेंगे, लगेंगे, और आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करा के कुछ और नया भी पढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे भी नया नया पढ़ने का शौक है, नई नई चीजें। और जो मैं पढ़ूं तो क्यों ना मैं वो आपको भी पढ़ाऊं। ठीक है, तो ये हमारा एम है। तो ये मैंने पीपीटी वही रखी है जो लास्ट टाइम रखी थी, तो जहां लास्ट टाइम छोड़ा था उससे आगे आज हम करेंगे, और उम्मीद है आपको सेशन पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो बेटा लाइक करने में, शेयर करने में, और चैनल को सब्सक्राइब करने में, ठीक है, मुझे बार बार ना बोलना पड़े, ये 3 चीजें करने में ना आपको चुटकी नहीं लगनी चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ बेल आइकन को क्या कर देना, ऑन कर देना, प्रेस कर देना, सो दैट कि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस जो हैं वो भी मिल जाए। और इसके अलावा बायोलॉजी की जो क्लासेस हैं एनसीईआरटी की, वो शुरू हो गई हैं यूपीएससी के लिए। सो वो मैम का बैकग्राउंड बायो से ही है, तो उन्होंने वनस्थली में अपना एमएससी किया है, देन बीएड किया है, फिर उन्होंने टेट भी क्वालिफाई किया है, तो वो आपको बायो पढ़ा रही हैं। सो शी इज अ गुड टीचर। सो आप उनसे बायो पढ़ सकते हैं, डेली शाम को 6 बजे उनकी क्लास होती है। चलिए अपने टॉपिक पे लौटते हैं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 का ये टॉपिक है, जिसका कि सिलेबस ये है। तो एक्चुअली क्योंकि काफी दिन बाद ले रहे हैं क्लास को, तो थोड़ा थोड़ा बता दूं मैं आपको, जिससे कि आपको लिंक रहे कि जो पेपर 2 है वो इंडियन सोसाइटी है। पेपर 2 है ना, वो इंडियन सोसाइटी का पेपर है। सो इंडियन सोसाइटी में हमको ये जो आपको सिलेबस मिलेगा, ये पार्ट सी में मिलेगा। ठीक है, पार्ट सी में ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, जिसका कि एक सिलेबस है। इसमें हम क्या क्या कर चुके हैं, 3 क्लासेस हो चुकी हैं, वो उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। पहला टॉपिक ये है जो कि कवर हो चुका है पहली क्लास में, दूसरा टॉपिक ये है जो कि कवर हो चुका है दूसरी क्लास में, तीसरा टॉपिक वर्किंग क्लास के बारे में था, वो मैंने बताया था। आज हम उसका स्ट्रक्चर करेंगे, ग्रोथ करेंगे, और ग्रोथ में क्या क्या नई चीजें और हुई थी वो करेंगे, और क्लास मोबिलाइजेशन करेंगे। तो ये जो है आज हम खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो है इस टॉपिक पर होगी, उससे नेक्स्ट होगी इस पर। तो अगली 2 क्लासेस में ये दोनों चीजें भी खत्म हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां से हमने छोड़ा था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और नहीं समझ में आएंगी तो आपको मेरा पता तो है कि मेरे ग्रुप का, जिसमें अभी करीब करीब 230 बच्चे हैं, तो आप लोग भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। सारी पीडीएफ जो है, पीपीटीज वगैरह मैं ग्रुप में डालते हूँ। इवन मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं सारे नोट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए, और डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरी जो सोशियोलॉजी की वीडियो जो हमने स्टडी आईएएस पे ली थी,
वो 15,000 तक टच कर चुकी हैं व्यूज को। तो वही मैं हूं, वही सोशियोलॉजी है। सुन रहे हो, मैं भी वही हूं और सोशियोलॉजी भी वही है। तो ये रेट ना मेरे को यहां मेरे चैनल पे चाहिए। तो अगर आप लोगों को कुछ चीज फ्री में मिल रही है और आपको कुछ चीज जो है उस लेवल की मिल रही है जो कि पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है। मैंने देखा है अब जो है लोग सोशियोलॉजी पे वीडियो बनाने लग गए हैं। ठीक है, जब से काफी टाइम से मैंने कम किया है, मैंने खत्म ही कर दिया है सोशियोलॉजी पे वीडियो बनाना, तो इसलिए मैंने अब दोबारा शुरू किया है, क्योंकि लोग अब सोशियोलॉजी पे वीडियो बना रहे हैं। लेकिन सिस्टमैटिक वे में अगर आपको कहीं पर भी पूरा पेपर 1 और पूरा पेपर 2 मिलेगा ना, वो वहां स्टडी आईएएस पे या फिर यहां पर मिलेगा। और यहाँ पर तो पार्ट मतलब पेपर 2 का जो है हम पूरा कंप्लीट करने ही वाले हैं। साथ के साथ जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं सोशियोलॉजी के जो करंट अफेयर्स हैं, सोशल इश्यूज हैं, जिन पे के क्वेश्चन बनते हैं, या फिर कुछ पीवाईक्यूज हैं जिनको कि हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। मॉडल क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगी कि मॉडल आंसर्स कैसे होते हैं और उसमें आप अपना डेटा कैसे एक्सीड कर सकते हो, और करंट अफेयर्स करेंगे। चलिए बिना टाइम व्यतीत करते हुए, वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो ये सब मैंने आपको करा दिया है। आप जो है, मैं आज ही इसकी पीपीटी डाल दूंगे ग्रुप में। तो जो भी बच्चे जो हैं टेलीग्राम ग्रुप में हैं या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उनको सबको ये पीपीटी मिल जाएगी। सो जिनको नहीं मिलेगी बेटा, उनको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। और ग्रुप ज्वाइन तभी करोगे, पहले आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को, ठीक है, क्योंकि चैनल को ग्रो करना है, तभी हम लाइव क्लासेस जो है कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। सो ये सारी चीजें जो है करा चुकी हूं मैं, आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। वर्किंग क्लास का स्ट्रक्चर कराया था लास्ट क्लास में, तो ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद ये सब हो चुका था, इंडियन सिनेरियो हमने देख लिया था, ग्रोथ करनी थी हमको वर्किंग क्लास की। तो ग्रोथ जो मैंने आपको बताया था कि वर्किंग क्लास की ग्रोथ होती है तो कैसे होती है, थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। जहां पे पिछली क्लास में छोड़ा था वहां का थोड़ा सा रिव्यू लेके फिर आगे बढ़ेंगे। तो वर्किंग क्लास की ग्रोथ कैसे होती है कि 19th सेंचुरी का मतलब क्या है बेटा, 1800 से लेकर 1899 की बात हो रही है। इस 100 साल की बात हो रही है। 19th सेंचुरी से पहले पहले इससे और पहले चले जाओ, हमारे यहां पर वर्किंग पीपल हुआ करते थे, ठीक है, वर्किंग क्लास नहीं थी। क्लास मतलब कि कोई एक समुदाय नहीं था जिसको कि हम ये बोल सके ये तो वर्किंग क्लास है। जैसे आज आप बोलते हैं ना रिच क्लास, पुअर क्लास, ठीक है, तो रिच क्लास, पुअर क्लास, ये क्या है, क्लासेस में हमने डिफाइन कर दिया। और क्लासेस में हम डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, ये इकोनॉमी के बेसिस पे होता है। इकोनॉमिक इकोनॉमिक कंडीशंस प्लस सोशल कंडीशंस पे डिपेंड करता है ये क्लास में किसी को तोड़ना, क्लास में किसी को डिफाइन करना। तो पहले हमारे यहां पर 1800 से पहले हमारे यहां पर वर्किंग पीपल हुआ करते थे, वर्किंग क्लास नहीं थी। अब इस टाइम तक अंग्रेज आ चुके थे। दूसरी चीज हमारे यहां पर क्या था कि हमारे यहां पर कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं हुआ करता था पहले, ठीक है। हम यहां पर प्रोडक्शन जो करते थे वो कंजम्पशन के लिए करते थे। हमारे यहां पर जो प्रोडक्शन होता था पहले 1800 से लेकर 1800 से एक्चुअली पहले, तो प्रोडक्शन जो होता था वो एक्चुअली में कंजम्पशन के लिए होता था। लेकिन जैसे ही कॉलोनियल मास्टर्स आए, यानी कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए और धीरे धीरे आके मतलब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, तो आप ये समझो कि उनको अपना पैर गाड़ने में 200 साल लग गए एकदम, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे राजा थे, हमारे यहाँ पर बहुत सारी रियासतें थी। 1800 तक आते आते कुछ वॉर उन्होंने करे, कुछ बैटल उन्होंने लड़े। 1800 तक आते आते वो जो है पैर अपने जमा चुके थे। तो इन्होंने क्या है, प्रोडक्शन शुरू किया, किसके बेसिस पर, प्रोडक्शन कंजम्पशन के ना लिए करते हुए सरप्लस जनरेट करने के लिए किया गया। सरप्लस मतलब पैसे से पैसा बनाना, ठीक है, पैसे से पैसा बनाना। और जब ये किया तो क्या हुआ, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आया, कैपिटलिज्म आया, इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बढ़ी, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री बढ़ी, आयरन इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, ठीक है, पेपर मिल डाली गई, तो ये सारी चीजें बढ़ी। और जैसे ही ये सारी चीजें बढ़ी तो हमारे यहाँ पर वर्किंग क्लास जो है इजाद हुई। तो जो वर्किंग पीपल थे वो धीरे धीरे वर्किंग क्लास बन गए। ये हमको समझना है कैसे। तो यहाँ पर फैक्ट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था स्टार्टिंग में, वो फैक्ट्री टाइप इंडस्ट्रियलाइजेशन था। तो इंडस्ट्रीज आज की हाईटेक इंडस्ट्रीज की तरह नहीं थी, वो फैक्ट्रीज थी छोटी छोटी।
तो वो जब आया तो वर्किंग क्लास जो है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में आई, वो लोग वहां काम करने लगे, और लोग जब वहां काम करने लगे तो उससे कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिला। कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिला, नई चीज हम अपने भारत में देख रहे थे, और नई चीज कोई भी आती है तो उसको बूम जरूर मिलता है। राइज हुआ किसमें? फैक्ट्री सिस्टम में। ठीक है, प्रोडक्शन में फैक्ट्री सिस्टम, जो पहले क्या करते थे, आर्टिसंस प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, कोई चीज बनानी है, जैसे लकड़ी का कुछ बनाना है तो बढ़ई बनाएगा, ठीक है, लोहे का कुछ बनाना है तो लोहार बनाएगा, सोने का कुछ बनाना है तो सुनार बनाएगा। लेकिन आज की डेट में क्या है, कल्याण ज्वेलर्स है, तनिष्क है, ठीक है, मालाबार है, तो ये सब क्या है, ये सब बहुत बड़े बड़े जॉइंट कैपिटलिस्ट लोग हैं जो कि इस बिजनेस में जो है अपने पैर जो है गाड़ चुके। तो यही हुआ, वर्किंग क्लास जो है धीरे धीरे डेवलप होती गई जैसे जैसे फैक्ट्री सिस्टम राइज हुआ, और बिना फैक्ट्री इंडस्ट्री के वर्किंग क्लास का कोई मतलब नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फैक्ट्री सिस्टम अलग हटा दो तो लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, फैक्ट्री सिस्टम को अलग हटा दो तो वर्किंग क्लास को खत्म कर दो, वर्किंग क्लास खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, लोग अपना पेट पालने के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, तो उनको हम बोलते हैं वर्किंग पीपल। लेकिन जैसे ही एक बड़े पैमाने पर लोग फैक्ट्रीज में जाने लगे, फैक्ट्रीज में काम करने लगे, तो क्या हुआ, वर्किंग क्लास इजाद हुई। ठीक है, कुछ चीजें हो सकता है आपको छुप रही हो मेरी वजह से, बट आपको वो पीपीटी में मिल जाएंगी। तो 1800 से लेकर ये काम चला 1899 तक। ठीक है, यानी कि जो मिड ऑफ 19th सेंचुरी था, यानी कि 1850 की अगर बात करें, 1850 तक भी हमारे यहां पर वर्किंग क्लास ज्यादा नहीं थी, वर्किंग पीपल ही ज्यादा थे। और मार्क्स की टर्म में ये देखें तो ये सब मैंने आपको कराया हुआ है कि भारत जो थे, भारत वो स्मॉल और एक्सट्रीमली एंशियंट इंडियन कम्युनिटी था। मार्क्स के हिसाब से हम बहुत पुराने विचारधाराओं में जी रहे थे। ठीक है, हम कॉमन लैंड पे खेती करते थे, किसी का कोई मतलब ये नहीं था कि ये खेती तेरी है, ये खेती मेरी है, ये खेत तेरा है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट हुआ करता था, यानी कि फार्मर्स और वर्किंग पीपल हुआ करते थे। हमारे यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, ये सारी चीजें हैं। और जैसे जैसे वर्किंग क्लास आई, मतलब कैपिटलिज्म बढ़ा, तो एग्रेरियन और रॉ मटेरियल ये सब जो है ट्रांसफर हो गया, फ्यूडल मेथड आ गए एक्सप्लॉयटेशन के। इंडिया के जो क्राफ्टमैन थे उनके पास अब कोई प्रोफेशन नहीं बचा, क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ एक्सप्लॉइट कर दिया और उनको मजबूर कर दिया कि वो उनकी फैक्ट्री में काम करें। तो यहां से हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक कि ये ग्रोथ कैसे होती है वर्किंग क्लास की। आपको ये समझ में आ गया कि वर्किंग क्लास कैसे इमर्ज हुआ, इमर्ज तो हो गया, अब उसकी ग्रोथ हम करेंगे। ठीक है, इमर्ज और ग्रोथ में क्या अंतर है कि आपने कोई बीज डाला खेत में, ठीक है, वो बीज में से थोड़ा सा जो है आपको दिखा कि हाँ कुछ तो हो रहा है, दैट इज इमरजेंस। और जब वो पेड़ बना, पौधा बना, पेड़ बना, उसपे फूल आए, फल आए, पत्तियां आई, वो क्या है, उसकी ग्रोथ है। समझ रहे हो, किसी की ग्रोथ कम होती है, किसी की ग्रोथ ज्यादा होती है। दूसरा, यदि बच्चा हुआ, ठीक है, बच्चा हुआ मतलब इमर्ज हुआ, और बच्चा कुपोषित है या पौष्टिक है, ये उसकी ग्रोथ है, उसके आधार पर उसकी ग्रोथ जो है डिपेंड करेगी। तो 3 पीरियड में हम इसको बांटते हैं, फॉर्मेटिव पीरियड, इमरजेंस ऑफ वर्किंग क्लास और कंसोलिडेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। फॉर्मेटिव पीरियड जो है बेटा, ये बिल्कुल अर्ली पीरियड है। ठीक है, ये चीज मैं पीपीटी में रखूंगे, आप लिखते भी रहिएगा, ये बिल्कुल अर्ली पीरियड है फॉर्मेटिव। इसमें हुआ क्या है, इस फॉर्मेटिव पीरियड में आप सुन लीजिए कि ये उस टाइम की बात है जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फोर्सफुली फोर्सफुली भारत के वर्किंग पीपल को किसमें बनाया, वर्किंग पीपल को घुसाया कहां पर, प्रोडक्शन में। तो फोर्सफुली क्या कराया, इंट्रूजन कराया, इंट्रूजन, फोर्सफुली इंट्रूजन हुआ किस चीज का, ब्रिटिश का, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, कहां पर, इंडिया में। तो ब्रिटिश फोर्सफुली इंट्रूजन किया किसने, ब्रिटिश कैपिटल ने, ब्रिटिश कैपिटल आ गई इन इंडिया। और जब ये इंडिया में आ गए तो क्या हुआ कि हमारे यहां पर पहले बेटा, हमारे यहां पर ओल्ड इकोनॉमी चलती थी। फॉर्मेटिव पीरियड में, अर्ली पीरियड में हमारे यहां पर ओल्ड इकोनॉमी चलती थी, पूरा अर्थव्यवस्था जो थी हमारे यहां पर राजशाही तरीके की थी। इन्होंने इसको किस में बदल दिया, मॉडर्न
कैपिटल इकोनॉमी में बदल दिया, मॉडर्न कैपिटल इकोनॉमी ये लेकर आए। मॉडर्न कैपिटल इकोनॉमी लेके आए तो इसके बारे में AR देसाई ने बोला है। AR देसाई कौन है? आपके इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनके बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं पहले। तो AR देसाई जी क्या बोलते हैं फॉर्मेटिव पीरियड के बारे में कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे मिलियन आर्टिसंस यानी कि कारीगर को क्या किया? बर्बाद कर दिया, कारीगरों को बर्बाद किया, स्पिनर्स को बर्बाद किया। स्पिनर कौन होते हैं? जो कि चरखा काट के आपका वो कॉटन का वो थ्रेड बनाते हैं और फिर उससे कपड़े बनते हैं। वीवर्स यानी कि बुनकरों को बर्बाद किया। पॉटर्स जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उनको। स्मेल्टर और स्मिथ लोहारों को, सुनारों को बर्बाद किया। ठीक है, जो कि छोटे छोटे कस्बों में काम करते थे। और सिमिलरली विलेजेस में भी लोगों को बर्बाद किया, क्योंकि अब लोगों के पास में कोई अल्टरनेटिव, पेट भरने का कोई अल्टरनेटिव रीजन नहीं बचा। ठीक है, अब या तो उनके पास दो चीजें थी, क्या? एक तो बच गया क्या? एग्रीकल्चर, या तो जमीन में किसी के यहां पर क्या काम करो, या तो अपनी थोड़ी बहुत जमीन है तो अपनी थोड़ी बहुत जमीन में काम करो, और उस पर भी बहुत सारा कर ब्रिटिशर्स ले लेते थे, या फिर ब्रिटिशर्स की जो फैक्ट्री है वहां पे आप काम करो। तो कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा। ठीक है, क्राउड कहां चला गया? एग्रीकल्चर में। ठीक है, क्राउड कहां चला गया? फैक्ट्री सिस्टम में। तो पूरा का पूरा क्राउड इन दो जगह चला गया। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से प्रेशर जो है लैंड पर बढ़ गया। लैंड पर प्रेशर मतलब कि सारे जाके खड़े हो गए और प्रेशर धरती पर उड़ा दिया। ऐसा नहीं कि भाई जमीन तो उतनी ही थी, पहले लोग अलग अलग काम करते थे और अपना पेट पालते थे। अब क्या है? अब जमीन उतनी ही है और सारे लोग खेती में आ गए हैं, तो प्रेशर जो है लैंड पर वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने किया इंट्रोडक्शन टू रेलवे। ये वही टाइम है जब भारत में पहली बार रेलवेज आई। इंट्रोडक्शन टू रेलवे, भारत में रेलवे की स्थापना करी गई। और जब रेलवे की स्थापना करी गई तो क्या हुआ? जितने भी लोग थे जो एग्रीकल्चर में भी अपने घर वालों का पेट नहीं पाल पा रहे थे, वो भारतीय रेलवे की पटरी बिछाने में लग गए। ठीक है, तो भारतीय रेलवे नहीं, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया की रेलवे थी। तो अल्टीमेटली काम कहां करने लग गए? ब्रिटिशर्स का। तो उनका जो मोटिव था वो पूरा हो गया। ठीक है, मोटिव उनका पूरा हो गया, सारे के सारे लोग उनके अंडर आ गए। कुछ इंडस्ट्रीज और भी बढ़ी, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई। इंडस्ट्रीज की जब ग्रोथ हुई तो क्या हुआ? रेलवे और कुछ इंडस्ट्रीज, यहां पर बहुत ज्यादा लोग जो हैं आए काम करने के लिए, और इस तरीके से मॉडर्न इंडस्ट्री की भारत में इमरजेंस हुई। इस तरीके से इमरजेंस हुई किसकी? इमरजेंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज की इमरजेंस हुई भारत के अंदर। और जब ये मॉडर्न इंडस्ट्री की इमरजेंस हुई तो वर्किंग पीपल से क्या तब्दील हो गई? वर्किंग क्लास, यानी कि जिसकी इंडस्ट्री है वो मालिक है, वो रिच क्लास है। ठीक है, और वो क्या है? कैपिटलिस्ट क्लास है। वो क्या है? कैपिटलिस्ट क्लास है। जिसकी इंडस्ट्री है, जिसका पैसा लगा हुआ है, वो कैपिटलिस्ट क्लास है, और जो वहां मजदूरी कर रहा है वो वर्किंग क्लास है। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन। और जो लोग रेलवेज में और साथ ही इन फैक्ट्रीज में जो काम पर लगे, दे वर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ, फर्स्ट जनरेशन, ये टर्म्स याद रखेंगे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। मैं साफ साफ यहां पर इसलिए लिख रहे हूं क्योंकि आप अपने नोट्स बनाओ और साथ में ही क्या करो? इन कीवर्ड्स को याद रखो और इन चीजों को भी अपने नोट्स में लिखो। ठीक है, तो फैक्ट्री वर्कर की ये पहली जनरेशन थी। यहां पर हमने क्या देखा कि काफी सारे फॉर्मेटिव पीरियड की ही हम बात कर रहे हैं, तो यहां मैं पहला ही सेक्शन डाल देती हूं। तो फर्स्ट जनरेशन जो वर्कर आपकी वर्किंग क्लास की थी, यहां पर हमने देखा क्या? डिस्ट्रेस्ड एंड डिस्पोजेस्ड। डिस्पोजेस्ड, जिनका अपना कोई पोजेशन नहीं है, जिनका अपना कोई अधिकार नहीं है। डिस्पोजेस्ड सेक्शन ऑफ पीपल जो कि खुद डिस्ट्रेस में है,
ठीक है। डिस्ट्रेस मतलब कि बहुत ज्यादा परेशान है, उनका अपना कुछ भी नहीं है, वो काम कर रहे हैं बस। डिस्ट्रेस सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज। इससे पहले कभी भी भारत में जो गांव के लोग थे वो कभी भी इस अवस्था में नहीं थे, वो कभी भी इस अवस्था में नहीं थे। और जब ऐसा हुआ तो एक बुचैनन करके, अकॉर्डिंग टू बुचैनन, एक राइटर है, इन्होंने लिखा है कि जो फैक्ट्री वर्किंग ग्रुप है, ठीक है, वो उन्होंने लिखा उस टाइम पर, ये ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने लिखा कि जो फैक्ट्री वर्कर ग्रुप था, द फैक्ट्री वर्कर ग्रुप, द फैक्ट्री वर्कर ग्रुप, ठीक है, ये क्या होगा, श्योरली अगर ऐसा ही चलता रहा तो श्योरली कम फ्रॉम हंगरी, श्योरली कम फ्रॉम हंगरी हाफ ऑफ द एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, कि जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग थे ना, एक तो अब एग्रीकल्चर पे क्या हुआ, डिस्ट्रेस बढ़ गया, ठीक है, प्रेशर बढ़ गया, तो ये जो वर्किंग ग्रुप है एक दिन जरूर से क्या होगा, 50% ऑफ वर्किंग ग्रुप जो है जरूर से भूखमरी से मर जाएगा या भूखा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ चुका है, लोग जो हैं हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, यदि हम लात मार के निकाल देंगे तो क्या होगा, भूखे मरेंगे फिर ये लोग, ठीक है। ये आपका फॉर्मेटिव फेज है, ये वो फेज है जब हमारे यहाँ पर लोगों पर अत्याचार होना शुरू हो गया और फैक्ट्रीज की स्थापना शुरू हो गई, हम मेडिवल इंडिया से मॉडर्न इंडिया में आ रहे हैं। तो सबसे पहले 1890 में पहली बार हुआ फैक्ट्री कमीशन का सेटअप, फैक्ट्री कमीशन जो है पहली बार बनी, याद रखिएगा इस चीज को। और फैक्ट्री कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1890 में, रिपोर्टेड व्हाट, कि मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री वर्कर, रिपोर्ट किया इन्होंने कि मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री वर्कर, मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री वर्कर, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, वर्किंग क्लास इमर्ज कैसे हुई भारत में, और इसको समझना बहुत जरूरी है। कल को आप अपने घर में परिवार में चर्चा चले तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल का फायदा ही यही है कि आप अपने समाज का किस तरीके से विकास हुआ है, कैसे हम यहां पर पहुंचे हैं, उसके बारे में जान सको। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री वर्कर क्या हो गए, किस में चले गए, जूट में, जूट के बिजनेस में, जूट की काम में, जूट प्रोडक्शन में, कॉटन में, ठीक है, पेपर में, इन सब चीजों के प्रोडक्शन में, पेपर मिल्स में चले गए, कॉटन मिल्स में चले गए, जूट मिल्स में चले गए, ठीक है, शुगर वर्क में चले गए, शुगर वर्क। अगर आप अलीगढ़ में जाएंगे तो वहां पर जो, जैसे ही अलीगढ़ में आप एंट्री करते हो, ठीक है, इस साइड से, किस साइड से, अगर अलीगढ़ को ऐसे लिखूं तो वेस्टर्न साइड से, तो जैसे आप अलीगढ़ में एंट्री करते हैं तो वहां पर एक चौराहा है जिसको बोलते हैं सूत मिल चौराहा। सूत मिल चौराहा मतलब बेटा कि उस टाइम पर वहां पर सूत मिल थी। सूत मिल क्या होती है, सूत किसको बोलते हैं बताओ जरा, कॉटन को बोलते हैं, ठीक है, सूत मिल चौराहा। तो वहां पर पहले कॉटन मिल थी अंग्रेजों के टाइम पे, इसीलिए वो चौराहे का नाम अंग्रेजों के टाइम से सूत मिल पड़ा हुआ है। तो आज भी आप ऐसी बहुत बहुत सारी जगहों को देखेंगे। अच्छा, शुगर वर्क में जाने के अलावा गन फैक्ट्रीज में चले गए जहां पर इनका गन पाउडर बनाया जाता था, ठीक है, गन एंड शेल फैक्ट्रीज में। और इसके अलावा यहां पर कौन सी कास्ट काम करती थी, लोअर कास्ट यहां पर जो है काम करती थी, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है सारा का सारा, ठीक है, लोअर कास्ट यहां पे काम करती थी। जैसे कि कौन सी लोअर कास्ट थी, बगड़ी, ठीक है, ये आपने नहीं सुना होगा लेकिन ये आपने जरूर सुना होगा, तेली, मोची, ठीक है, कैबरता, कैबरता ये भी एक लोअर कास्ट है, ठीक है, बैरागी ये भी एक लोअर कास्ट है, और शंकर,
तो ऐसी कुछ लोअर कास्ट थी, ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जो कि यहां पर काम करने लगी। माइंस में ये फॉर्मेटिव पीरियड ही चल रहा है। माइंस में जितने भी ट्राइबल लोग थे वो काम करने लगे। क्यों? क्योंकि माइन आपको शहर में तो मिलेगी नहीं, माइन मिलेगी आपको जंगल वंगल और ऐसे सुदूर सुदूर इलाकों में। और वहां पे कौन रहते हैं? ट्राइबल पीपल रहते हैं। उन लोगों के आसपास का इलाका उन लोग की जान पहचान का होता है। तो माइंस में क्या हुआ? माइंस में ट्राइब्स काम करते थे, मोस्टली ट्राइबल पीपल, ठीक है, मोस्टली ये चला। तो ये जो फर्स्ट फेज है ना, याद रखना इस फॉर्मेटिव फेज को, फॉर्मेटिव फेज जो कि है हमारा क्या, फर्स्ट फेज, इसको क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ मोबिलाइजेशन, ठीक है, सेल्फ मोबिलाइजेशन। क्योंकि आपने जो टॉपिक पढ़ा है, जो आपके सिलेबस में है, वो है ग्रोथ एंड मोबिलाइजेशन। इस फेज को हम सेल्फ मोबिलाइजेशन फेज बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। इस फेज में आपने जैसे कि पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने प्लांटेशन भी कराया था। इस फेज में प्लांटेशन नहीं हुआ, सॉरी, इस फेज में सॉरी, इस फेज में सबसे ज्यादा वर्कर, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर किस किस चीज में थे? या तो प्लांटेशन में थे, जो रेशियो था वो सबसे ज्यादा प्लांटेशन में था, ठीक है, या फिर किस में था? माइनिंग में। क्योंकि यहां पर इन लोगों को पता चल गया कि भारत में जो है माइनिंग में अभी तक, एक तो माइनिंग हुई नहीं है, बहुत कम जगह हुई है, जैसे गोलकोंडा वगैरह जहां से कोहिनूर निकला, और बाकी जगह पे माइनिंग हुई नहीं है। और इन वर्कर को क्या किया जाता था? प्लांटेशन और माइनिंग वर्कर को, ठीक है, लार्जली एक्सप्लॉइट किया जाता था, लार्जली अत्याचार होते थे इन पे, एक्सप्लॉइट किया जाता था इनको, एक्सप्लॉइटेड। ये इनका इतिहास रहा है। इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी बेटा। मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इनकी कोई हैसियत नहीं थी, क्योंकि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो वैसे भी हमारे यहाँ पर कास्टिज्म बहुत ज्यादा था। इनिशियल पीरियड में इनको पता भी नहीं था कि अर्बन एरिया क्या है, शहर क्या है, ठीक है, शहर क्या है इनको पता ही नहीं था। सोशल रिफॉर्मर कौन है? इस टाइम पे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हुए हैं 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। इनको पता ही नहीं था सोशल रिफॉर्म क्या होता है, सोशल रिफॉर्मर कौन होते हैं, जर्नलिस्ट कौन होते हैं, पब्लिक एक्टिविस्ट कौन होते हैं, इनको पता ही नहीं था। तो कॉटन फैक्ट्रीज में, जूट की फैक्ट्रीज में इन्हें कुछ लोग मिले जिन्होंने इनको फिलेंथ्रोपिकली सपोर्ट किया। फिलेंथ्रोपिकली सपोर्ट करने का मतलब क्या है? कि थोड़ी दया दिखाई। टेक्सटाइल वर्कर्स जो हैं उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। सबसे पहली स्ट्राइक, ठीक है, वो करी टेक्सटाइल वर्कर्स ने। टेक्सटाइल वर्कर यानी कि जो कपड़े मिल में काम करते थे, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले स्ट्राइक करी। स्ट्राइक इन बॉम्बे एंड नागपुर। अच्छा, बॉम्बे में ही क्यों था सबसे ज्यादा? आपने जो मूवी है अभिषेक बच्चन की गुरु, वो भी देखी होगी। तो बॉम्बे इसलिए क्योंकि ये पोर्ट सिटी था, ठीक है, समुद्र है बॉम्बे में, और समुद्र के थ्रू क्या है, ब्रिटिशर्स अपना जो सामान था वो ब्रिटेन भेजते थे। तो बॉम्बे हुआ, कोलकाता हुआ, यहां पर आपको टेक्सटाइल वर्कर बहुत मिलेंगे। ये है आपका फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज हो गया। हाँ मैं, दूसरा फेज है इमरजेंस ऑफ वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास का इमरजेंस कैसे हुआ है? यदि आप इंडिया वर्सेस यूरोप देखोगे तो सेकेंड फेज की बात करते हैं, इमरजेंस ऑफ वर्किंग क्लास। अब वर्किंग क्लास बनने लग गई है, शुरुआत हो गई है इसकी धीरे धीरे। तो यदि हम देखें इंडिया वर्सेस यूरोप, आप समझ लीजिए इस चीज को, आपसे पूछा भी जा सकता है, आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि इंटरव्यू में, कि एक बात बताओ, सोशियोलॉजी की जो शुरुआत हुई है वो यूरोप से हुई, ठीक है, तो वहां पर भी वर्किंग क्लास मूवमेंट हुए, वहां की भी वर्किंग क्लास इमर्ज हुई और भारत में भी हुई। तो आप बताइए कि दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, तो यूरोप की तरह इंडिया में भी आर्टिसन और जितने भी क्राफ्टमैन थे वो डिस्पोजेस थे, मतलब कि उनके हाथ में, उनके अधिकार में कोई चीज नहीं थी। उनका प्रोफेशन भी क्या है, वो कैपिटलिस्ट क्लास के हिसाब से चलता था। लेकिन, ठीक है, लेकिन
but they were not forced out of town to crowd the village economy. ठीक है, इनको इनको टाउन से, कस्बे से इनका काम छीन के विलेज में नहीं फेंका गया था यूरोप के लोगों को। इंडिया में क्या हुआ, एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ गया, और जब एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ा तो अनलाइक यूरोप के विपरीत इंडिया में क्या हुआ, बहुत कम, एक तो बहुत कम आर्टिसन थे, दूसरा क्या है, इंडिया में गैप बहुत ज्यादा था। इंडिया में ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री जो है, हमारी ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री और जो मॉडर्न कॉटन इंडस्ट्री है, उसके बीच में गैप बहुत ज्यादा था। ठीक है, 2-3 जनरेशन लग गई मॉडर्न कॉटेज इंडस्ट्री को एकदम से डेवलप करने के लिए और ट्रेडिशनल को एकदम से खत्म करने के लिए। ये एक अंतर है जो कि यूरोप में नहीं था। यूरोप में साथ के साथ डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं है कि यूरोप में ट्रेडिशनल को बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि वो वहीं के लोग थे। ठीक है, किसी और पे राज करने थोड़ी तो गए थे कि जो उसकी पहले उसकी संपदा को खत्म करेंगे फिर अपना महल खड़ा करेंगे। तो वो वहीं के लोग थे, तो उन्होंने साइमल्टेनियसली उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया। यूरोप में क्या है कि यूरोप की वर्किंग क्लास के विपरीत भारत की जो वर्किंग क्लास है, वहां पर मॉडर्न इकोनॉमिक वर्क जो है वो बहुत कम था। मतलब वो मॉडर्न फैक्ट्रीज में आ भी गए थे, लेकिन फैक्ट्रीज में भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर रहे थे। ऑर्थोडॉक्स आउटलुक था, मतलब कि जिसकी जाति उच्च होगी उसको और ऊपर का काम मिलेगा, उच्च दर्जे का काम मिलेगा, जिसकी जाति निम्न होगी उसको निम्न दर्जे का काम मिलेगा। तो ये वर्किंग क्लास की ग्रोथ का एक तीसरा कारण है कि यूरोप में बहुत जल्दी हो गई और भारत में जल्दी नहीं हो पाई। तो आपसे जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछेगा, वो ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्किंग क्लास ग्रोथ बताओ। वर्किंग क्लास ग्रोथ में आप ये बताएं कि यूरोप वर्सेस इंडिया क्या है, GROWTH। ठीक है, इंडिया वर्सेस यूरोप आप बताएं। तो पहले तो आप ये बताएंगे कि वर्किंग क्लास होती क्या है, वर्किंग पीपल से वर्किंग क्लास कैसे बनी, और फिर आप ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई हैं वो उसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस टॉपिक। जब हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो वर्किंग क्लास इमरजेंस कैसे हुई है वो मैं आपको दिखाती हूं। क्रोनोलॉजी कुछ ऐसी है कि 18 अर्ली नेशनलिस्ट एडवोकेट आए। अर्ली नेशनलिस्ट लोगों ने क्या किया, एडवोकेसी करी किसकी, कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वर्किंग क्लास की उसको इंप्रूव किया जाना चाहिए, ये सुधरनी चाहिए। तो ये पहले नेशनलिस्ट लोग हैं। 1870 में शशि पदा बैनर्जी, इनका नाम आपने नहीं सुना होगा, अब सुन लीजिए। शशि पदा बैनर्जी, इन्होंने सबसे पहले वर्किंग मेंस क्लब जो है शुरू किया। ये एक आदमी का नाम है शशि पद बैनर्जी, और इन्होंने एक समाचार पेपर बनाया जिसका नाम था भारत श्रमजीवी। भारत श्रमजीवी। फिर 1878 में शोराबजी, इनका नाम आपने सुना होगा, शोराबजी शपूरजी बंगाली, ये एक पारसी व्यक्ति थे जो कि बंगाल में रहते थे। इन्होंने बिल बनाया, ड्राफ्ट बिल बनाया, जिसमें इन्होंने ड्राफ्ट किया कि वर्किंग कंडीशन को बेटर किया जाना चाहिए, और जो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां पर इन्होंने दिया इस ड्राफ्ट बिल को, बॉम्बे की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके बाद में बेटा ये 1878 की बात है, पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी में हम चलेंगे। 1880 में बॉम्बे मिल और मिलहैंड एसोसिएशन बनी पहली बार, जो कि बनाई किसने, नारायण मेघजी लोखंडे ने, जिनको हम दीन बंधु के नाम से जानते हैं। और इन्होंने दीन बंधु का नाम, सॉरी, इसलिए इनको मिलता है क्योंकि इन्होंने दीन बंधु नाम का न्यूज़पेपर शुरू किया। दीन बंधु यानी कि दीन का मतलब होता है गरीब, गरीबों का दोस्त। उसके बाद 1899 में आते हैं, भारत में पहली स्ट्राइक होती है। ठीक है, जो कि होती है इंडियन पेनिनसुला रेलवेज के लिए। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़पेपर केसरी और महारत्था, इसने इस स्ट्राइक को सपोर्ट किया और बाद में एक कैंपेन जो है चलाया जो कि महीनों तक चला। इसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक को जेल भी जाना पड़ा था। बाद में स्वदेशी मूवमेंट भी चला। स्वदेशी मूवमेंट में इंडियन वर्किंग क्लास जो है वो और उभर के आई, और उन्होंने अपने पॉलिटिकल इश्यूज यानी कि राजनीतिक इश्यूज रखे। तो यहां पर अश्विनी बनर्जी जो हैं, प्रभात कुमार राय चौधरी, प्रेमतोष बोस और अपूर्व कुमार घोष, ये वो लोग थे जिन्होंने मास लेवल पे स्ट्राइक जो है अरेंज करी
ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट प्रेस के खिलाफ, गवर्नमेंट रेलवेज के खिलाफ, जूट की इंडस्ट्रीज के खिलाफ। उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी चल रही थी? ब्रिटिशर्स की। और भारत की इस सबसे पहली बड़ी स्ट्राइक की वजह से, यही इंडियन पेनिनसुला रेलवेज की वजह से बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया गया और इनको ट्रायल्स का फेस करना पड़ा, इनके खिलाफ मुकदमा चला। बाद में ट्रेड यूनियंस की स्थापना होती है कि खुद को डिफेंड करने के लिए, ठीक है, वर्कर्स ने क्या किया, सॉरी, खुद को डिफेंड करने के लिए एम्प्लॉयर्स और जो सरकार थी, यानी कि जो कैपिटलिस्ट लोग थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के जो कैपिटलिस्ट लोग थे, बिजनेसमैन थे, और जो खुद सरकार थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने क्या किया, कलेक्टिवली एक डिसीजन लिया, क्या, कि खुद को हम तभी डिफेंड कर पाएंगे कि हम इनको एक लॉलीपॉप दे दें ट्रेड यूनियन का। इन्होंने बोला कि हम ट्रेड यूनियन बनाएंगे जिसकी वजह से क्या हो, बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ जाए, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, और यूनिटी इनके बीच में थी ही पहले से, ठीक है, ब्रिटिश बिजनेसमैन और ब्रिटिश सरकार के बीच में यूनिटी तो थी। इस तरीके से भारत में सबसे पहले ट्रेड यूनियंस जो हैं वो आई, और ये एक्चुअल में ब्रिटिशर्स के लिए उल्टा तीर साबित हुआ, ठीक है। ट्रेड यूनियंस का इमरजेंस हुआ, वर्किंग क्लास ने भी एफर्ट्स लगाए यहां पर, ठीक है। उसके बाद में ट्रेड यूनियंस जो थी उस टाइम पर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी थ्योरी पे बनी हो, ठीक है, ये बस इन्होंने ऐसे ही बना दिया था बार्गेनिंग वगैरह करने के लिए। इंडिया में जो ट्रेड यूनियन का जो एक्चुअल में अगर आप देखो कि जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हुआ है या क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, वो बेटा हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि 1918 के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में 1920 में 31 अक्टूबर 1920 को पहली बार AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है बनी। इसको बनाया किसने था? लाला लाजपत राय, दीवान चमनलाल जैसे लोगों ने मिलकर बनाया था, और लाला लाजपत राय इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये आपको इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1 में भी काम करेंगी। और दीवान चमनलाल जो थे इसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे। लाला लाजपत राय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को यह बताया, भारत में लोगों को यह बताया कि ये कैपिटलिज्म जो है, मतलब ये जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं यहां पर, और ये जो ब्रिटिशर्स के शासन चल रहा है, इंपीरियलिज्म है, ये कैसे आपस में लिंक्ड है और कैसे भारतीय इसको समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये जो इंपीरियलिज्म है, यानी कि राजतंत्र जो चल रहा है ब्रिटिशर्स का, और जो उनका मिलिटरिज्म चल रहा है, जो मिलिट्री उन्होंने यहां पर छावनियां की छावनियां बना रखी हैं, ये कैपिटलिज्म का ही बीज है जो कि उन्होंने बोया, कैपिटलिस्ट क्लास ने बोया, और आज वो यहां पर दिख रहा है। क्यों कैपिटलिस्ट के ये ट्विन चिल्ड्रन बोला गया इसको, कि जुड़वा बच्चे हैं, ये एक जैसे ही हैं ये। तो क्यों बोला गया? क्योंकि भारत में सबसे पहले ब्रिटिशर्स क्या करने आए थे बेटा? बिजनेस करने आए थे 1600 में, और 1600 में बिजनेस करने ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, उसके बाद ही ऐसा कुछ हुआ है। तो चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CF एंड्रयूज, JM सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, VV गिरी, सरोजिनी नायडू, इन सभी ने क्या किया? ट्रेड यूनियंस बनाने में, उनको फॉर्मुलेट करने में सपोर्ट करी। 1918 में जब ट्रेड यूनियन का इमरजेंस हो रहा था, तो ट्रेड यूनियन एज अ प्रेशर ग्रुप बन के आए। भाई यूनियन क्या होती है? यूनियन अपने अपने मालिक पर क्या है, प्रेशर डालती है, स्ट्राइक करती है, और उस पर प्रेशर पड़ता है जब काम रुक जाता है, प्रोडक्शन रुक जाता है। तो ये एक प्रेशर ग्रुप बन के आए कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए। और इस टाइम पर गांधी जी भारत में आ चुके थे, और उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के लिए क्या किया था, उसके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करी थी। क्योंकि आपको पता है अहमदाबाद मिल का केस चल रहा था, और लोग, गांधी जी ने वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराया था, वेज हाइक कराई थी, लोगों की जो है मजदूरी, जो पैसा बहुत कम मिल रहा था वो पैसा बढ़वाया था। 35% जो है मांग रहे थे, सरकार 27% देने के लिए तैयार थी, ठीक है। लोग 35% मांग रहे थे, और सरकार ने बोला कि हम, पहले सरकार तो एकदम तो मानने वाली ही नहीं थी, लेकिन जब गांधी जी आए तो उन्होंने नेगोशिएट करके इसको 27.5% की हाइक दिलवाई। 1926 में जब ब्रिटिश सरकार को लग गया कि भैया ट्रेड यूनियन हम पे प्रेशर डाल रही हैं, और ये भी एक तरीका बन रहा है नेशनल मूवमेंट का, तो ट्रेड यूनियन एक्ट लेकर आएगी। और ट्रेड यूनियन एक्ट लाने के बाद इन्होंने क्या बोला कि ट्रेड यूनियन एक लीगल एसोसिएशन है,
इसमें जुड़ने के लिए लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसका रेगुलेशन होना चाहिए। तो वही क्या करेगा, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा। तो यहां पर सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरीके से ये एक्ट जो है कहती है कि ये एक्ट खाली सिक्योरिटी नहीं देगी, इसके अलावा ये क्या करेगी, ये जितने भी रेस्ट्रिक्शन है पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे, ठीक है, अगर कोई इलेजिटिमेट यानी कि गैर कानूनी एक्टिविटी कर रहा है, ये उस पर भी शिकंजा कसेगी। तो इस तरीके से फॉर्मेशन, मतलब इस तरीके से हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन है। फॉर्मेशन ऑफ AITUC लिखा हुआ है, कौन कौन क्या क्या था। 1920 में बनी थी ये। कौन कौन लोग थे, बाल गंगाधर तिलक थे, NM जोशी थे, PV वाड़िया, BP पाड़िया थे, चमन लाल थे, लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे, जोसेफ बैप्टिस्टा थे इसके। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है AITUC का, क्या मैम ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत हुआ है? हाँ। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पर इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और जैसे ही ILO बना वैसे ही उसने क्या किया, लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने AITUC को और ज्यादा कैटलाइज कर दिया, और ज्यादा उत्प्रेरक बना दिया, और ज्यादा बढ़ गया ये। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके वाइस प्रेसिडेंट थे, चमनलाल इसके जनरल सेक्रेटरी थे, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल कौन है? ये वल्लभ भाई पटेल के बड़े भैया है। ये भी इसी ट्रेड यूनियन में थे। तो इस ट्रेड यूनियन को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 170 यूनियन इस तरीके से बनी, ठीक है, जिनको के AITUC ने मान्यता दी, और उनमें 1,40,854 से ज्यादा लोग थे, ठीक है। 64 यूनियंस ऐसी बनी कि जिसमें 1,40,854 लोगों से ज्यादा थे। गांधी जी जो है इस यूनियन से जो है बाहर थे, ठीक है। तो AITUC बनी और इसने बहुत ग्रो किया, और ये इतनी बड़ी, कहते हैं ना किसी किसी चीज का पीक आता है तो उसका फॉल भी आता है। एक्चुअली 1929 में 1929 में ये AITUC जो है ये टूट गई, स्प्लिट हो गई। तो फर्स्ट फेज हमने देख लिया है, आप देख सकते हैं यहां पे। सेकेंड फेज भी हमने देख लिया है। थर्ड फेज की बात करते हैं। थर्ड फेज क्या है बेटा? थर्ड फेज है कंसोलिडेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। कंसोलिडेशन वर्किंग क्लास का कैसे हुआ, और कैसे बिगिनिंग हुआ ट्रेड यूनियन मूवमेंट का। तो धीरे 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 क्या हुआ, रिवॉल्यूशन हुए 1917 में, उसके बाद फॉर्मेशन 1919 में जो है ILO का गठन हुआ था, उसके बाद क्लास स्ट्रगल चले, AITUC जो है 1920 में बन गई थी। ये सारी जब चीजें हुई तो बहुत सारी जो वर्किंग क्लास थी वो एक साथ आ गई। जैसे कि मैंने आपको बताया 1,40,558 लोग जो हैं ये वर्किंग क्लास के ही थे जो इससे जुड़े। और जब ये सारी चीजें हुई तो 1926 से लेकर 1929 के बीच में काफी सारे इवेंट हुए ट्रेड यूनियंस के। वर्किंग क्लास स्ट्रगल हुआ इंडिया में, कहां से कब तक लेकर बेटा? 1926 से लेकर 1929 तक। और ये वो टाइम था जहां पर जो फर्म फाउंडेशन है या फिर इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट है वो शुरू हो गया था, और वो एडवांस गति में जा रहा था। वर्किंग क्लास मूवमेंट को भी उसने इफेक्ट किया, इन्फ्लुएंस किया। लेकिन बाद में क्या होता है कि इतना ज्यादा सब कुछ चल रहा था, इतने ज्यादा मूवमेंट शुरू हो गए थे कि इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट आया। इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट आया कब? 1926 में। 1926 में जब ये एक्ट पास किया गया तो इस एक्ट में ये बोला गया कि भैया इतना ज्यादा हाहाकार मत मचाओ, हम जो है स्टेबल फंक्शनिंग करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? स्टेबल फंक्शनिंग चाहते हैं हम ट्रेड यूनियन की, कि स्टेबल तरीके से ये काम करे। और जैसे ही ये आया उसके तुरंत बाद एक दिक्कत हुई कि 1926 से लेकर 1929 से लेकर ये 3 साल स्टेबली काम तो हुआ। 1929 से लेकर 1936 में क्या चला? वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आई, वैश्विक आर्थिक तंगी इसको बोलते।
वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, वैश्विक आर्थिक तंगी ये आई, और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे कैपिटलिस्ट लोग जो हैं बर्बाद हो गए। ये सभी कैपिटलिस्ट क्लास के लिए बर्बाद थी, मुझे काफी बर्बादी हुई थी। तो पीजेंट्री को भी बहुत दुख हुआ। पीजेंट्री कौन, वो जो वर्किंग क्लास है, उसको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि जब व्यापार बंद हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, और इसकी वजह से मास लेवल पर रीट्रेंचमेंट हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, मास रीट्रेंचमेंट, मास रिट्रेंचमेंट हुआ। ये सारे नोट्स जो हैं जहां से भी लिए हैं, पीपीटी में भी हैं, आप लोग नोट्स भी बनाते रहो साथ के साथ अपनी भाषा में, और मैं आपको इसके नोट्स और भी दे दूं। जब ये मास रिट्रेंचमेंट हुआ, वेजेस जो है बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि काम ही नहीं चल रहा तो पैसा कहां से मिलेगा। तो वर्कर्स जितने भी इंडस्ट्रीज में थे, वर्कर्स ऑफ ऑल कैटेगरी, सबको बड़ा भारी नुकसान हुआ पूरे विश्व में। और भारत में क्या हुआ, ग्रेट अनरेस्ट हुआ। ग्रेट अनरेस्ट, अनरेस्ट मतलब हाहाकार मच गया बेटा। और इसकी वजह से क्या हुआ, एक नेक्स्ट फेज ऑफ वर्कर्स का आया, जिसको बोलते हैं वर्कर्स मोबिलाइजेशन इन इंडिया। अब मरता क्या ना करता, कुछ तो करेगा ना। तो एकदम आर्मी बन गई किसकी, लेबर्स की, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, जिनकी हालत जो है क्या थी, पिटी कमोडिटीज पर ये जीते थे, छोटी छोटी चीजें बनाते थे, उनका ट्रेड करने लगे धीरे धीरे। हॉकिंग से लेकर रैग पिकिंग तक शुरू हो गया। हॉकिंग मतलब हॉकर बोलते हैं जो कि गली गली काम करते हैं, गली गली जो खोमचे वाले होते हैं ना, सामान बेचते हैं, ढकेल वाले। अब क्या करेंगे ये, क्या करेंगे, पहले ये कारीगर थे, कारीगर से फैक्ट्री में आए, वर्किंग क्लास बनी, ग्रेट अनरेस्ट आ गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, छोटा छोटा काम इन्होंने शुरू किया, और गली में ढकेल वगैरह लगा के और सब्जी बेच के, फल बेच के, ऐसे जा जाके काम किया। तो इस तरीके से भारत में आया क्या, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड फेज जो आया, वो आया बेटा किसका, इनफॉर्मल सेक्टर का। तो किस चीज का फेज आया, इस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर का फेज आता है। तो खाली इनकी जो वेजेस थी वो ही खत्म नहीं हुई थी, इनकी वर्किंग कंडीशन भी बर्बाद हो गई। तो जो बेटर पेड वर्कर थे उनको अच्छी जॉब सिक्योरिटी मिलती थी। तो जो बेटर पेड वर्कर थे, यानी कि जिनको ज्यादा पैसा दिया जाता था, उनकी जॉब सिक्योरिटी तो रही, लेकिन जो लोअर पेड वर्कर थे उनकी जॉब जो है खत्म हो गई, या उनको बोला गया कि बिना पैसे के तुमको काम करना है। वर्किंग कंडीशन लो पेड वर्कर के लिए, लो पेड वर्कर के लिए जो वर्किंग कंडीशन है वो यूनिफॉर्मली वर्स होती चली गई, खराब होती चली गई, देन फॉर हाई पेड वर्कर्स। इन द सेम प्लांट और साइट आप ये पाएंगे कि एक ही प्लांट में अलग अलग सेफ्टी मेजर हैं दो ग्रुप ऑफ वर्कर के लिए। जो हाईली पेड है उनके लिए सिक्योरिटी मेजर्स अलग है, जो लेस पेड है उनके लिए कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है। सिचुएशन जो है विमेन वर्कर्स की और ज्यादा खराब है। विमेन वर्कर्स को तो घुसने भी नहीं दिया जाता था स्टील प्लांट में, क्योंकि सेफ्टी रीजंस की वजह से कोई गिर गया कुछ तो मरमरा जाएगा। वैसे ही ब्रिटिशर्स परेशान थे कि आंदोलन पे आंदोलन हो रहे। लेकिन अब सुनना कि विमेन को वर्कर नहीं बनाएंगे जिसपे उसको वेज देनी पड़े ज्यादा, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह रख लेंगे। बात तो वही है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में भी तो वो तुम्हारे स्टील प्लांट में काम कर रही है ना। लेकिन क्योंकि ट्रेड यूनियन बन गई थी, और ट्रेड यूनियन में उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए उतने कोई खास प्रोविजन नहीं थे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए उतनी कुछ खास सुविधाएं नहीं थी, उतनी कुछ एक्ट्स में उतनी कुछ चीजें नहीं थी। तो फीमेल वर्कर्स को फुल टाइम काम देने की जगह, फुल टाइम वर्कर रखने की जगह क्या रखा गया, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। तो ये और ज्यादा बुरी स्थिति थी। ठीक है, तो अब यहां तक हमने कर लिया है क्या, हमने यहां तक वर्किंग क्लास इन इंडिया का स्ट्रक्चर देख लिया है तीन तरीके का। ठीक है, ग्रोथ देख लिया कैसे कैसे हुई है, और मोबिलाइजेशन देख लिया कि अब जो वर्कर्स हैं मोबिलिटी के साथ कहां जा रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब कि यदि आप ढकेल पर सब्जी और फल बेच रहे हो बेटा, तो वो किसी ट्रेड यूनियन के अंदर नहीं आता। ठीक है, यदि आप सड़क के किनारे कुछ सामान रख के और वहां पर बेचने लग गए हो, तो वो किसी ट्रेड यूनियन के अंदर नहीं आता। तो ये इस तरीके से भारत में इनफॉर्मल सेक्टर का इजाद हुआ है। तो वापस से एक बार सिलेबस पर चलते हैं और सिलेबस पे जाके देखते हैं कि हमने कहां तक पढ़ लिया है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हमने ये ग्रोथ देख लिया है अर्बन सेटलमेंट की, वर्किंग क्लास का स्ट्रक्चर देख लिया है, ग्रोथ देख लिया और क्लास का मोबिलाइजेशन देख लिया है। तो अब जो अगली क्लास होगी बेटा वो इनफॉर्मल सेक्टर की होगी कि किस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर जो है ग्रो किया है। मैंने आपको इस एंड पे आज जहां छोड़ा है वहां पर मैंने ये बता दिया है कि इनफॉर्मल सेक्टर क्यों भारत में आया, और फिर हम देखेंगे कि चाइल्ड लेबर क्यों आई, क्योंकि आपको पता है कि लोगों का काम चला गया है ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। तो लोग आगे चल के क्या करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में बच्चों को भी साथ लगा लेंगे क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर किसी ट्रेड यूनियन किसी भी एसोसिएशन के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर जो है उस तरीके से उत्पन्न हो जाएगी और फिर स्लम आएगा, डिप्राइवेशन आएगा अर्बन एरियाज में। तो ये दोनों चीजें जो है अब हम कल परसों करेंगे। आप जो है कोई भी दिक्कत परेशानी के लिए आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, लेकिन प्लीज चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। बाकी जो एंथ्रोपोलॉजी की पूरी एक सीरीज पड़ी हुई है उसको भी देखें, यदि किसी का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन है उसको सजेस्ट करें। तो यदि हम सब मिलकर इस चैनल को ग्रो करेंगे तो बहुत जल्दी ये चैनल जो है सिर्फ और सिर्फ 80% सोशियोलॉजी के बच्चों से चल रहा है, क्योंकि यहां हम कुछ भी फैंसी आइटम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी के बच्चों के दम पे चल रहे हैं। तो इसको और बढ़ाना है हमको, ताकि हम उन बच्चों को जोड़ सकें जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं और उनका जो है उनका कुछ उत्थान कर सकें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, और इसके नोट्स जो है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को कमेंट करना ना भूलें, कोई भी दिक्कत परेशानी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।